हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, विशेष रूप से शाब्दिक अर्थ के बारे में परिचर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति क्या है और वह ऐसे ही समानांतर शब्दों से किस तरह से भिन्न है, अथवा हाउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव टर्मिनल डिफरेंसेस फ्रॉम comparative method, comparative analysis, and comparative government. So let's start. Political science is the study of politics. It is a scientific manner or it is a detailed and systematic study of politics. It means what is political science? We can say that political science is a scientific study of politics. And political science is a detailed and systematic study of पब्लिक लाइफ। यह सार्वजनिक जीवन का एक व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन होता है, अथवा हम कह सकते हैं कि पब्लिक लाइफ का सिस्टेमेटिक और डिटेल्ड साइंटिफिक मैनर या वैज्ञानिक संदर्भ में अध्ययन करना ही राजनीति है। लेकिन यह सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई मुद्दा सार्वजनिक है या नहीं है, ऐसा हो सकता है कि महानरेगा में काम करने वाले मजदूर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों से के रिश्तेदार नहीं हो, उनके परिवारजन भी नहीं हो, परंतु हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के द्वारा यह मांग उठाई जाती है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कि महानरेगा में करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और इस करप्शन को रिड्यूस करने के लिए या समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का या डिजिटल इक्विपमेंट का यूज किया जाना चाहिए और महानरेगा के इन फंक्शंस को आउटपुट फंक्शंस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। केवल गड्ढा खोदने और भरने वाली योजना नहीं होनी चाहिए, जो कि बेसिकली 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई है। वह वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम था। उनके द्वारा यह मांग करना एक पब्लिक इश्यू है, उनके द्वारा ये मांग करना पब्लिक लाइफ का इश्यू है। बहुत से महिला संगठनों के द्वारा महिला और पुरुष की समानता की बात करना कि दोनों पैरेलल हैं, इक्वालिटी उनमें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव पुट द डिमांड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी उनके द्वारा डिमांड की जाती है। उनका ये मुद्दा उनके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु ये निजी मामला न होकर कैसा मुद्दा होता है, सार्वजनिक मुद्दा होता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन साइंटिफिक मैनर में स्टडी करता है उन तमाम तरह की राजनीति की जो कि पब्लिक लाइफ से जुड़ी होती है। दिस डिसिप्लिन वाज इंस्टीड इन सोशल साइंस फ्रॉम लॉन्ग सेंचुरीज और बिफोर ग्रीक थिंकर्स स्पेशली सोक्राट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। राजनीति विज्ञान एक अनुशासन के रूप में समाज विज्ञान के साथ शताब्दियों तक जुड़ा रहा है। वह उसी में एक अंतर्निहित शाखा के रूप में पढ़ाया गया, उसका अध्ययन किया गया, अध्यापन कराया गया। या हम कह सकते हैं कि सोक्रात, प्लेटो या अरिस्टोटल से पहले का जो राजनीति विज्ञान है वह समाज विज्ञान का ही एक अभिन्न हिस्सा था। बेसिकली यू नो दैट द वर्ड ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज आर डिवाइड इन 2 मेजर पार्ट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तव में राजनीतिक चिंतन की इस दुनिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ईस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। पूर्वी या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी आप इसको कह सकते हो, भारतीय राजनीतिक चिंतन या पूर्वी दुनिया के राजनीतिक चिंतन और पश्चिमी दुनिया का राजनीतिक चिंतन। उसके बारे में ज़्यादा हम परिचर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान से तुलनात्मक राजनीति की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस हैव इमर्ज्ड एज ए डिसिप्लिन इन 4th सेंचुरी बीसी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक, यूनान और एथेंस से राजनीति विज्ञान एक अनुशासन के रूप में उदित हुआ या उसका अध्ययन आरंभ हुआ। अरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में स्थापित हुए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव इमर्ज्ड एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 20th सेंचुरी and comparative politics is the subfield of political science that focuses primarily on politics within countries. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक उप अनुशासन या
उपक्षेत्र के रूप में 20वीं शताब्दी में उदित हुआ, वह राजनीति विज्ञान का सब डिसिप्लिन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान का ही वह उपक्षेत्र या उप अनुशासन है जो प्राथमिक रूप से विद इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, केंद्रित करता है। Whereas international politics is the study of politics predominantly between countries. It means what are the differences between international politics and the comparative politics. दोनों समकक्ष दिखाई देते हैं, परंतु दोनों में क्या अंतर है। यद्यपि ये सेपरेशन नहीं है, ये डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज एंड सेपरेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म। Comparative politics is the study of politics predominantly within countries. It means international politics is related to and belong to politics predominantly between countries. International politics means the study of between countries, राज्यों के बीच की जो राजनीति है उसका सिस्टमेटिक एंड डिटेल साइंटिफिक मैनर में स्टडी करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जबकि राज्यों के भीतर जो व्यवस्थाएं होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में, सिमिलरिटीज़ के बारे में, डिसिमिलरिटीज़ के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन करना, नॉर्म्स के बारे में अध्ययन करना, वैल्यूज़ के बारे में अध्ययन करना, इलेक्शन के बारे में अध्ययन करना, पार्टी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना, यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से तुलनात्मक राजनीति की ओर गमन करने की स्थिति। वी कैन से दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस संदर्भ में जोसेफ ला पालमबोरा के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जोसेफ ला पालमबोरा स्टेट्स इन हिज बुक पॉलिटिक्स विद इन नेशंस। आप यहाँ देख सकते हैं जोसेफ ला पालमबोरा की जो पुस्तक है उसका एंटाइटल्ड या शीर्षक है पॉलिटिक्स विद इन नेशन 1974। जोसेफ ला पालमबोरा ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ओर गमन करने का जो अंतराल है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है, उस डिफरेंसेज को ब्रीफ में डिफाइन किया है। केवल पुस्तकों के शीर्षक के माध्यम से वो ऐसा डिफाइन करना चाह रहे हैं। जोसेफ ला पालमबोरा की पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, इसका मतलब है कि वह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रही है। जबकि जोसेफ ला पालमबोरा का कहना, आगे आप यहाँ देख रहे हैं, ला पालमबोरा टाइटल डिस्कसेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच हैंस मॉर्गेनथाउ 1948 famously calls politics among nation 1948। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 या यथार्थवाद के पितामह या जिनको मॉर्गेनथाउवाद या यथार्थवाद कहा जाता है, उनके द्वारा प्रसिद्ध जो रचना है उसका एंटाइटल किसको डिफाइन कर रहा है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इसका मतलब है वह बिटवीन नेशंस को डिफाइन कर रहा है। यहाँ इसलिए जोसेफ ला पालमबोरा के द्वारा अकॉर्डिंग टू पालमबोरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीन्स द स्टडी बिटवीन नेशंस, एंड अकॉर्डिंग टू जोसेफ ला पालमबोरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीन्स द स्टडी विद इन नेशंस। इट मीन्स विद इन नेशंस की जो स्टडी है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टर्म को डिफाइन कर रही है अकॉर्डिंग टू जोसेफ ला पालमबोरा। जबकि बिटवीन नेशंस का जो टर्म है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है। इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट टर्म। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डिफरेंट टर्म बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू बिटवीन नेशंस, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए डिफरेंट टर्म बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसर्न विद इन नेशंस। You can see in this diagram, which is red colors, blue colors, we can see that conflict, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई जो इशूज हैं, इट मीन्स द इशू विच कनेक्टेड टू कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर include in subfield of political science which called international politics. But election, party system, international groups, legislature, executive, judiciary and other issues are related to comparative politics. But they both are different but not are separate. It means they are complementary for each other. वे एक दूसरे की पूरक भूमिका का भी निर्वहन करते हैं. Some issues which are related to international politics and and comparative politics, such as political economy, environmental issues, revolution, etc.
इन दोनों के बीच जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशंस हैं, अंतर भी हैं और जुड़े हुए भी हैं। दे आर नॉट सेपरेट। कुछ मुद्दे जो तुलनात्मक राजनीति में शामिल हैं, कुछ मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हैं, कुछ मुद्दे जो तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में ही शामिल होते हैं। इस डिफरेंसेज को और इनके बीच सिमिलरिटीज़ को या इंटरकनेक्शन को हम एक स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्टोरी स्टार्ट सिंस 17 दिसंबर 2010 फ्रॉम ट्यूनीशिया सिटी। मोहम्मद बुआजाजी is a 26-year-old man who sold fruits on Tunisia pedestrian path। मोहम्मद बुआजाजी यह ट्यूनीशिया का एक नागरिक है। वह गरीब परिवार का एक 26 वर्षीय व्यक्ति है जो फल विक्रेता का कार्य करता है। जहाँ वह फल बेचता है वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। इट मीन्स दैट नॉट नॉन वेंडिंग एरिया। लेकिन फिर भी देयर ऑक्यूपेशन, और वी कैन से दैट मोहम्मद बुआजाजी sold fruit because he had left high school education due to fulfill of family requirements. Many times he was tortured. He had tortured by the police administration and local official administration of Tunisia city. उसे अनेक बार प्रताड़ित किया गया। दे हैव डिमांड टू ब्राइब्स, वे रिश्वत की मांग रखते थे। इस बात से मोहम्मद बुआजाजी बहुत परेशान हुए। उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने का तय किया और वह गवर्नर ऑफिस में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है, परंतु इसके पश्चात भी एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि आप देखते हैं कि भारतीय प्रशासन या भारतीय समाज में भी अनेक बार ऐसा होता है, जो गरीब तबके के व्यक्ति होते हैं या जिनका दैनिक जीवन प्रक्रिया होती है, अपना जीवन रोजाना की क्रिया के द्वारा सुबह से शाम और शाम से सुबह कार्य करके वो कमाते हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है। ऐसा ही ट्यूनीशिया शहर में हुआ और इसके पश्चात कुंठित होकर मोहम्मद बुआजाजी ने के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आप कह सकते हो कि पेट्रोल डालकर आग लगा ली गई। वह कोमा में चला गया। 5 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 ही हैव डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के साथ ही न केवल ट्यूनीशिया शहर में अपितु इजिप्ट, यमन, लीबिया और लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका के पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म्स आ गया। प्रोटेस्ट किया गया, मास प्रोटेस्ट किया गया, जिसको आप 2011 अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि एक छोटा सा गरीब 26 वर्षीय व्यक्ति जो सिस्टम से परेशान था और जिसने अपने आप को समाप्त कर लिया, उसके पश्चात ऐसे अनेक डिक्टेटर्स तानाशाह जिनकी सत्ताएं वर्षों से काबिज थे। इट मीन्स मैनी डिक्टेटर्स ही दे hold the power from many decades, such as Hosni Mubarak in Egypt has hold the power from last 38 years. Challenge this power, it means उन सत्ताओं को चैलेंज किया गया। तो अब यह बात केवल एक देश तक नहीं है, देश के भीतर यानी विद इन नेशंस वो घटना और फिर इन देशों के बीच इंटर रिलेशंस जो हैं उन पर इन्फ्लुएंस होना, उनका या उन पर इफेक्ट होना, ये इस बात को अभिव्यक्त कर रहा है कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफरेंट होती हुई भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शायद इस स्टोरी से आपको ये अंतराल और संबंध बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तुलनात्मक राजनीति है क्या? वी कैन डिस्कस इन डिटेल next lectures, but here we can discuss in brief about comparative politics. Comparative politics as a branch of or subfield of political science. तुलनात्मक राजनीति का यह अर्थ हम इस संदर्भ में अभिव्यक्त करेंगे कि वह राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा है अथवा ये एक उपक्षेत्र है, उप अनुशासन है।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ऑल एंड इट इज़ नॉट समथिंग। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। ये बड़ा ही सार गर्भित वाक्य है जिसके अर्थ के बारे में हम विस्तार से आगामी व्याख्यानों में जरूर चर्चा करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है कैसे और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है कैसे। फोर बेसिक टर्म्स which are related to comparative politics. Number one is comparative government, you can see in diagram. Number one is comparative government. Second is comparative politics, and third is comparative analysis, and fourth is comparative method. Generally, you have listened about four terms, but are you know they are similar and dissimilar? कंपैरेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट? तुलनात्मक शासन क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या है? द बेस्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस सबफील्ड्स एंड डिसिप्लिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इन अदर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कंपैरेटिव गवर्नमेंट। व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट? You can see formal study of state, their institutions and their functions. It means तुलनात्मक शासन का मतलब है राज्य की संस्थाएं और राज्य के लिए कार्य करने वाले संगठन या राज्य के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले, परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस, उनका औपचारिक अध्ययन किया जाता है। इसे ही कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। तुलनात्मक शासन का मतलब है राज्य का अध्ययन। गवर्नमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो आप सोच सकते हो शासन है ये किस तरह से, इसका मतलब रूलिंग जो स्टाइल है उसकी बात कही गई है, जो रूल्ड करता है, रूलर और रूल्ड, जिन पर शासन किया जाता है, और जो रूल्ड जो शासित होते हैं। मास रूल्ड होती है और मास पर शासन करने वाले रूलर होते हैं, शासक होते हैं। इसे और भी ज़्यादा सार गर्भित शब्दों में मैकेंजी के द्वारा डिफाइन किया गया है। मैकेंजी स्टेट्स दैट एंड अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, और वी कैन से इन द वर्ड्स ऑफ मैकेंजी, एज ए स्टेट क्राफ्ट, इट मीन्स मैकेंजी सेज दैट कंपैरेटिव गवर्नमेंट means study of state and the study of the state craft, राज्य और राज्य रूपी जहाज। इसका बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद हाथी जो जिंदा हाथी है वो ₹1,00,000 का, मरा हुआ हाथी ₹2,25,000 का होता है। कैसे? ये मैकेंजी के शब्दों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज द स्टडी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज्य और राज्य रूपी जहाज का अध्ययन ही तुलनात्मक शासन है। एंड देन जीन ब्लॉन्डेल स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू, वी कैन से दैट जीन ब्लॉन्डेल स्टेट्स दैट कंपैरेटिव गवर्नमेंट मीन्स द स्टडी ऑफ models of national government in current scenario and contemporary political world। समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन ही तुलनात्मक शासन है। इट मीन्स जीन ब्लॉन्डेल स्टेट्स दैट comparative government means the study of models of national government in current scenario, in current political scenario। वर्तमान परिदृश्य में जो आपको सरकारों के मॉडल या प्रतिमान दिखाई देते हैं उनका अध्ययन ही क्या है? तुलनात्मक शासन है। सेकेंड टर्म इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्रॉम कंपैरेटिव गवर्नमेंट। We can say that comparative government is a wider aspect, but comparative government is a narrow aspect and comparative politics is a wider aspect. It means comparative government plus non-government institutions. You can see in this box कंपैरेटिव गवर्नमेंट प्लस एड। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में यदि हम और जोड़ देते हैं किसको? नॉन स्टेट पॉलिटिक्स, गैर राज्य राजनीति को,
ट्राइब्स आदिम समूह को, सोशल कम्युनिटीज़ सामाजिक जो समुदाय होते हैं उनको, एसोसिएशंस निजी साहचर्यों को, संगठनों को, इन सबको जोड़ देते हैं तो वह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो जाती है। इसका मतलब कंपैरेटिव गवर्नमेंट already included in term of comparative politics, because comparative government is a part of comparative politics. Comparative politics is a wider aspect because comparative politics include the comparative government and the non-state politics, tribes, social communities and associations. In the words of G.K. Roberts, comparative politics is a wider aspect and comparative government is a narrow aspect. And G.K. Roberts teaches that comparative government is an essential part of comparative politics. So, the best title of this paper, Comparative Politics. In many foreign universities, teaching of this paper entitled with Comparative Politics. A.D. Freeman states that comparative analysis. Freeman states that what is comparative politics? According to Freeman, comparative politics means comparative analysis within the states. It means comparative politics is related to comparative analysis of various political systems and different political systems. So comparative government and comparative politics both are different टर्मिनल मीनिंग्स। वे टर्मिनोलॉजी जो शाब्दिक अर्थ हैं उनमें भिन्नार्थक समूह रखते हैं। थर्ड टर्म इज कंपैरेटिव एनालिसिस। इट इज कंसर्न विद पॉलिटिकल क्लैरिफिकेशन एज एनी साइंटिफिक एक्शन। इसका मतलब है कि तुलनात्मक विश्लेषण एक वैज्ञानिक उपागम होता है। तुलनात्मक विश्लेषण एक तरीका है किसी भी वैज्ञानिक क्रियाविधि के अध्ययन करने का। बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस पॉलिटिकल क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। किसी भी राजनीतिक परिघटना के पीछे क्या कारण रहा है उसका जो राजनीतिक स्पष्टीकरण दिया जाता है वो ही कंपैरेटिव एनालिसिस है। जैसे कि मोहम्मद बुआजी ने आत्महत्या क्यों की, ये भारतीय टीवी की डिबेट नहीं है जहाँ एनालिसिस नाम की कोई तकनीक नहीं होती, केवल बहस और परिचर्चा और मुद्दों को डाइवर्ट करने का आधार होता है। परंतु एनालिसिस का मतलब है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साइंटिफिक एक्शन लिखा है मैंने। कोई भी जो कार्य है उसको वैज्ञानिक पद्धति के स्वरूप में, वैज्ञानिक क्रिया के रूप में आप उसका विश्लेषण करते हैं तो उसको कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। कंपैरिजन करते हैं कि ऐसी आत्महत्या, भारत में कोई रिश्वत से परेशान होकर कोई आदमी आत्महत्या करता है और ट्यूनीशिया में उसने आत्महत्या की। आत्महत्या बहुत बड़ी स्तर पर होती रहती हैं, तो ऐसा क्यों किसान आत्महत्या करता है, उसका कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है। सेलिब्रिटी आत्महत्या करती है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों होता है। इन दोनों के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि विजय माल्या या इंडस्ट्रियल जो होते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, वो बैंकों के पैसे गबन कर जाते हैं, खा जाते हैं, और ये किसान 10, 20, 50 हज़ार रुपये बैंकों के पैसे, दोनों ही पैसे खा गए हैं। आप पैसे खाने का मतलब है कि वापस ब्याज सहित उनका बैंक को पैसा नहीं लौटाना। ये इंस्टीट्यूशनल जो बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत साहूकार और महाजन होते थे उनका इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, उनको संस्थाईकृत कर दिया। ये भी लुटेरे ही हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, परंतु इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा कोई रिटर्न नहीं करता है। दोनों संदर्भ में कि किसान और उद्योगपति जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का पैसा रिटर्न नहीं किया उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक एक्शन है। देन लास्ट comparative method basically start from Aristotle's. Classification of states by Aristotle as a hectonomic classification. First time used comparative method by Aristotle in political science. It is a technique of comparative study, but it is not case study method. ये विषय वस्तुगत जो अध्ययन होता है केस स्टडी मेथड वो उससे अलग होता है, इसलिए एक तुलनात्मक पद्धति होती है। कंपैरेटिव मेथड इज ए सिस्टमेटिक स्टाइल टू द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स। वास्तविक जो तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनको कलेक्शन करने का एक तरीका है। अथवा हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव मेथड इज ए टूल्स एंड इक्विपमेंट टू कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और चारों टर्म्स जो हैं डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, इसके बारे में परिचर्चा की गई।
और आपको इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार।